हेलो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू पावर सिस्टम वन शॉट एंड आज के वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 का वन शॉट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो आपका शुरू में मैंने बताया था कि यूनिट नंबर 5 और उसके बाद मतलब मैं रिवर्स डायरेक्शन में चलने वाला था, यूनिट नंबर 4, 3, 2 एंड 1। तो अभी तक आपका यूनिट नंबर 4 मतलब यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 4 हमने वीडियो जो अपलोड कर दिया है। देखिए यूनिट नंबर 3 में जो पूरा हैंड रिटेन नोट्स में है, मतलब यूनिट नंबर 3 मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मैं बुक से बहुत मैं आपको बता नहीं सकता। आप अगर यूनिट नंबर 4 या 5 पढ़े होंगे हमसे तो पता होगा कि जो आपका पावर सिस्टम है, मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड थे पावर सिस्टम का और आप लोग इस पे व्यूज़ भी बहुत अच्छा ला रहे हैं एंड मुझे रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो उसके मतलब आप लोग का जैसा रिस्पांस रहता है वैसा मुझे भी पढ़ने का मन करता है और समझाने का मन करता है। तो मैं आपको स्पेशली बता दूं, जो आपका यूनिट नंबर 3 है वो बिल्कुल आप अगर क्वांटम से भी पढ़ोगे ना, या मान के चलो आप बुक से भी पढ़ोगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ट्रैवलिंग वेव इन पावर सिस्टम वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो उसका मैंने पूरा आई थिंक 10 पेज का पूरा हैंड रिटन नोट्स बनाया है। एज वेल एज अगर इस यूनिट में की बात करूँ, इस यूनिट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, जो यूनिट नंबर 2 है इसका नाम है लोड फ्लो एनालिसिस। लोड फ्लो एनालिसिस में अगर कुछ अच्छा मतलब है तो बहुत ही कंटेंट अच्छा है आके एग्जामिनेशन मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सबसे लास्ट में पीपीटी में दो मेथड है लो फ्लो सॉल्यूशन के, मतलब लोड फ्लो के हम जब लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं उसके 3 मेथड होते हैं। तो इन तीनों मेथड से ही आपको 100% है कि 7 नंबर पक्का है। तो केवल 3 पेज पढ़ के अगर आप 7 नंबर ला सकते हैं तो इट्स अप टू यू। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जो 3 मेथड होते हैं, गॉस सीडल मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड एंड फास्ट डिकपल मेथड, इन 3 मेथड से हम क्या करते हैं, लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पढ़ने मतलब ये ऐसा एक कह सकता हूँ कंटेंट या टॉपिक है ना, जिसको मैं बुक आई डोंट नो कि हमारे लाइब्रेरी में 3 पब्लिकेशन की बुक थी, तीनों पब्लिकेशन की बुक से मैंने पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया। यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब से नहीं समझ में आया, मतलब समझ में आ रहा था लेकिन बहुत लंबा लंबा वीडियो था, इसलिए मैंने लंबा वीडियो भी देखा, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग से मुझे नहीं समझ में आया जिस अंडरस्टैंडिंग से आपको एग्जामिनेशन में लिख के और आप नंबर पा सकते हैं। तो फाइनली कुछ आपको दिखा दूँ कि जो आप अगर गॉस सीडल ला भी, मैं आऊँगा लास्ट में, गॉस सीडल ला के कुछ पॉइंट जो हैं एस चंद के बुक में से हैं, कुछ पीएस बिमरा में से हैं, कुछ मतलब डीपी कोठारी में से हैं एंड कुछ ऑब्वियसली क्वांटम में से है। एंड एट लास्ट हमने सोचा कि क्यों ना क्वांटम में से लिखा जाए, तो ज़्यादा कंटेंट क्वांटम में से लिया, कुछ बुक्स में से लिया। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा, देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स एज वेल एज मुझे जहाँ से ये आप देख सकते हैं गूगल से मैंने लिया, कुछ कंटेंट हमने खुद पढ़ा। तो मतलब इस जो आपका वन शॉट है, जो मैं पावर सिस्टम का वन शॉट आपको दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद दे रहा हूँ। देखिए मैं जो भी चीज़ करता हूँ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं शुरू करने से पहले वन शॉट ऑफ यूनिट नंबर 2 मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप लेक्चर के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वीडियो स्टार्ट किए हैं कि पहली बार आप वीडियो देख के आपको समझ में आ जाए, तो मैं कहूँगा कि आप वीडियो को यहीं क्विट कर दो, यहीं छोड़ दो, क्योंकि पहली बार देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीडियो देता हूँ और ऑब्वियसली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इससे बेहतर यूट्यूब पे आपको बिल्कुल एक ही टू, यहाँ पर हमने लिखा है एक ही टू 6 सेमेस्टर, जो हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी 6 सेमेस्टर में हूँ। अगर मैं कोई टॉपिक छोड़ूंगा तो मेरा भी नंबर जो है एग्ज़ाम में रिजल्ट में साफ साफ दिखेगा। और जितना अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उतना अच्छे से मेरी भी अंडरस्टैंडिंग होगी और मैं भी एग्जाम में अच्छा पॉइंट मतलब नंबर लाऊंगा। देखिए 3.5 मिनट तो आपको समझाने में चले गए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग इस वीडियो को मतलब उस नज़रिए से ना देखें कि जिस नज़रिए से एक टीचर समझाता है। मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट एक इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आई एम ऑल्सो थैंकिंग टू माई सेल्फ ऑल्सो कि मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ। मतलब एक स्टूडेंट कितना अच्छा कर पा रहा है, मतलब कभी कभी अपने आप को भी सेल्फ मोटिवेट करने के लिए भी अपने आप को भी थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको उतने अच्छे से नहीं जानते जितना आप अपने आप को जानते हो, क्योंकि 24/7 आप अपने साथ रहते हो। तो एनीवे हम इस लोड फ्लो एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बता दिया इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोड फ्लो एनालिसिस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए। और यूनिट नंबर फिर से मैं बताना चाहता हूँ, यूनिट नंबर 4, 5 कंप्लीट है, 3 जो है मैं कल अपलोड कर दूँगा। 3 का पीपीटी पीडीएफ बन चुका है, लेकिन उसको एक बार मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ, उसको एक बार रिवाइज़ करूँगा, थोड़ा अच्छे समझाऊँगा। यूनिट नंबर 2 और उसके बाद यूनिट नंबर 1 बचेगा। यूनिट नंबर 1 का भी मतलब 99% पीपीटी
बन चुका है। तो बस 3 दिन के बाद आपका जितना मैंने कंटेंट बोला था उतना मैंने अपलोड कर दिया। एंड फाइनली मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा, सॉरी फॉर डिलेइंग, कि आप शुरू में नोट्स मांग रहे थे। मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं नोट्स तभी दूंगा जब मैं पूरा अपना सिलेबस ख़त्म कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं 5 जो सब्जेक्ट मैंने उठाया था, पाँचों सब्जेक्ट का 5 यूनिट मैं अब बहुत ही करीब हूँ कि 5 वन शॉट 5 यूनिट का मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो मैंने टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया है, जो PDF का चार्ज है आप पे करें एंड यू कैन ऑल्सो एन्जॉय द PDF क्वालिटी एंड जो PDF में मैं आपको कंटेंट दिया हूँ आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोड फ्लो एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कि सबसे पहले हमें क्या समझना है कि जो लोड फ्लो हम क्यों करते हैं। देखिए, लोड फ्लो स्टडी या लोड फ्लो एनालिसिस जो हम करते हैं, पावर फ्लो स्टडी मतलब लोड फ्लो एनालिसिस बोलो या पावर फ्लो स्टडी बोलो, इज़ द एनालिसिस ऑफ पावर सिस्टम इन नॉर्मल स्टडी स्टेट कंडीशन। मतलब नॉर्मल स्टडी स्टेट कंडीशन में हम पावर जो है एक फ्लो या लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, मतलब इसका जब हम डिटरमाइन करेंगे, जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम वोल्टेज पता कर पाएंगे, करंट पता कर पाएंगे, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर पता कर पाएंगे। और आप जानते होंगे कि जब आप पावर सिस्टम फर्स्ट पढ़ रहे होगे तो आप समझते होगे कि मतलब वोल्टेज, करंट, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का कितना ज़्यादा रोल है इन आवर पावर सिस्टम। मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन को इफेक्टिवली फ्लो करने के लिए, एक्टिवली वर्क करने के लिए इन 4 चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज, करंट, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। सो दिस इज़ वाई वी डू लोड फ्लो एनालिसिस। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ लोड फ्लो एनालिसिस। जनरेशन सप्लाई डिमांड, मतलब जो जनरेशन सप्लाई डिमांड कितना होना चाहिए, मतलब लोड कब ज़्यादा, जैसे लोड कब आप पढ़े होंगे, सुबह में लोड कम होता है, जैसे जैसे आप इवनिंग टाइम जाएंगे बढ़ेगा, फिर शाम को रात में थोड़ा 12 बजे के बाद कम होगा, 4 बजे तक कम हो जाएगा। तो ये लोड फ्लो एनालिसिस इसीलिए किया जाता है ना, ताकि हम जो हमारा लोड कितना बढ़ेगा, कितना मतलब लोड का अप एंड डाउन होगा, जैसे जिससे कि हम अपना मशीन जो है जनरेशन है उसको स्टेबल करके रखें। एज वेल एज बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड रिमेन क्लोज टू रेटेड वोल्टेज। जो हमारा बसेज लगी होती हैं, आप गए होंगे सब स्टेशन में, आई थिंक अभी जस्ट इसके बाद 6 सेमेस्टर के बाद ही आप सब स्टेशन विजिट करने जाएंगे। मे बी कुछ लोगों ने किया हो, अगर अपनी बात बताएं हम, तो हमने सब स्टेशन विजिट किया था जब मैं डिप्लोमा कर रहा था। तो मैंने बस, CT, PT, रिले, सर्किट ब्रेकर, वट एवर द मतलब इक्विपमेंट लगे होते हैं इन द सब स्टेशन आई हैव सीन। तो बसेस क्या होती हैं, बसेस एक ऐसा लंबी वायर होती हैं जिसमें कि हम वोल्टेज, करंट को क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, और उस पर हम अगर ज़्यादा अप एंड डाउन करें तो उसमें मतलब कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड होता है, जिससे कि हमारे बसेस जो होती हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक हमारी मतलब ट्रांसमिशन करने में हेल्प करती हैं। तो ये एनालिसिस करेंगे तभी जाके हम अपने मतलब रेटेड वोल्टेज तक हम अपने वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डीपली आपको बता रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट आपको डेवलप हो सके। बहुत अच्छा पावर सिस्टम है। मतलब शुरू में क्या बताऊँ यार, शुरू में मैं 30 नंबर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, SURU शुरू है जो भी हो। शुरू में मैं सोच रहा था कि 30 नंबर मेरे नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे कहा जाता है ना, मैं फिर से आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिस चीज़ पे आप टाइम दोगे, टाइम जिस चीज़ पे दोगे वो आपका हो जाएगा। भले ही लड़की क्यों ना हो, भले ही बुक क्यों ना हो, एवरीथिंग जहाँ आप टाइम दोगे वो आपका होना ही होना है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इट्स माय ओन एक्सपीरियंस कि पावर सिस्टम सेकेंड जो मतलब स्टार्टिंग में मैं बहुत डर रहा था। मुझे लगता था कि मैं पावर सिस्टम सेकंड मेरे बस की बात है ही नहीं। फर्स्ट सेकंड यूनिट बहुत मुझे टफ लग रहा था। लेकिन अब जो मैं पढ़ लिया हूँ ना, एक बार मतलब क्वांटम से पढ़ने के बाद लाइब्रेरी में जितनी बुकें थी उसको मैंने खोल के मतलब देखा, यूट्यूब से देखा, अब मुझे बहुत ईजी लग रहा है। पावर सिस्टम सेकंड का न्यूमेरिकल्स भी मैं ऐड किया हूँ, न्यूमेरिकल्स आपको बताऊँगा, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। जब मैं कर सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। ओके, तो जैसा हमने बताया कि जनरेशन जो ऑपरेट विथ स्पेसिफिक रियल एंड एक्टिव, मतलब एक पावर लिमिट में हम पावर को क्या कर सकते हैं, हम मतलब जनरेट या डिलीवर या कैसे क्या करना है, ये हम लोड फ्लो एनालिसिस के इंपॉर्टेंस है। मतलब ये सब इंपॉर्टेंस है। एज वेल एज ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफ़र, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर आर नॉट ओवरलोडेड। मतलब जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारा लाइन जो है या ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसफार्मर वो ओवरलोड नहीं होगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं वीडियो की लेंथ 8 मिनट हो गई, जिसमें हमने केवल और केवल अभी ऐसा चीज़ बताया जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से मे बी बस 2 मार्क्स का होगा। मे बी 2 मार्क्स में पूछ सकता है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ लोड फ्लो एनालिसिस, तो आप यही लिखेंगे 4 पॉइंट लिखेंगे यार, तो 2 में 2 मुझे मिलना ही है। तो जितना मैं कंटेंट देता हूँ, प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि इतना कंटेंट को एक तो मैं पहले से मतलब बहुत ही प्रिस्क्राइब, बहुत ही एटीनेट, बहुत ही कम करके देता हूँ। अगर इसमें भी आप मतलब कम करने लगें तो हो गया आपका काम। ओके, नीड ऑफ लोड फ्लो एनालिसिस
डिज़ाइनिंग द पावर सिस्टम, प्लानिंग द पावर सिस्टम, एक्सपेंशन ऑफ पावर सिस्टम, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस ऑफ ऑप्टिमम पावर, मतलब जितना हमने बताया ना सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर वेरियस पावर फ्लो स्टडी, तो ये ऑल इज़ मतलब ऑल अबाउट द पावर फ्लो स्टडी। वाई वी डू, जस्ट बिकॉज वी नीड टू डिज़ाइन, वी नीड टू प्लानिंग, विल नॉट, वी नीड टू इन फ्यूचर एक्सपेंड द पावर सिस्टम, फॉर दैट वी नीड टू रियली डू पावर फ्लो एनालिसिस, राइट। Ahead I am going to talk about the फ्लो चार्ट। देखिए जब हम बसेस का नाम लिए तो बसेस में हम फ्लो चार्ट से समझते हैं कि हमारी बसेस जो है ट्रांसमिशन लाइन में कितनी टाइप की होती हैं। यहाँ से भी आपके 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारी 3 टाइप की बसेस होती हैं, लोड बस, वोल्टेज कंट्रोल बस जिसे हम जनरेटर बस भी कहते हैं, और स्लेग और स्विंग बस। तो लोड बस, जनरेटर बस एंड स्लेग या स्विंग बस। अब 1 बाय 1 इस बसेस के बारे में समझेंगे और देन ये बसेस क्या होती हैं, इसका क्या यूज होता है हम समझते हैं। सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन है बसेस की, बस क्या है, बस अभी बताएं, अ नोड विच में ट्रांसमिशन लाइन लोड जनरेटर आर कनेक्टेड, मतलब लोड या जनरेटर हमारी एक बसेज, एक मतलब वायर होती है जिससे हमें कनेक्ट होती है, उसी को हम बस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ देम कनेक्टेड टू एवरी, मतलब एवरी बस, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जो हमारी मतलब बसेज से ही कनेक्टेड हो। एज वेल एज बस इज इंडिकेटेड बाई वर्टिकल लाइन विच नंबर ऑफ कंपोनेंट आर कनेक्टेड, मतलब जो बस इंडिकेट करता है कितने नंबर ऑफ लाइन कनेक्टेड हैं। तो ये आप जब पीपीटी मतलब जब पीडीएफ पढ़ोगे ना तो थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकते हो। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वही मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अब एक एक लाइन में भी ये पढ़ूँ जो आप देख सकते हो कि जो आप अपने समझ सकते हो कि बस क्लासिफिकेशन क्या है। तो इससे वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, जैसे कि मेरा अपलोड करने में टाइम बढ़ेगा, आपको देखने में टाइम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे, इसीलिए मैं वीडियो को जितना कम से कम मिनट में और पूरा यूनिट को कवर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो आप अपने से पढ़ लेना, ठीक है। इन लोड फ्लो स्टडी 2 आउट ऑफ 4 क्वांटिटी, मतलब जब हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं तो जैसे हमने 4 क्वांटिटी बताया ना, पावर, मतलब देखिए 4 क्वांटिटी कौन सी होती है, पावर होता है, रिएक्टिव पावर होता है, फिर से हमारा वोल्टेज होता है और ये लोड एंगल होता है। 4 जो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं तो वही लिखा है, इन लोड फ्लो एनालिसिस 2, मतलब 2 क्वांटिटी हमें मतलब स्पेसिफाइड होती हैं जो कि हम जानते हैं, और 2 क्वांटिटी हम नहीं जानते हैं। ऐसे हमें लिखा है कि 2 क्वांटिटी हमें डिटरमाइन करना पड़ता है लोड फ्लो इक्वेशन से, डिपेंडिंग ऑन द बसेस। तो देखिए 3 टाइप की बसेस होती है, शुरू में हमने बताया, स्लैक बस, लोड बस एंड वोल्टेज कंट्रोल बस। तो पीवी बस को हम जनरेटर बस भी बोलते हैं, GENER, जनरेटर बस। तो देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, पावर, वोल्टेज, रिएक्टिव पावर और ये हमारा लोड एंगल। तो ये 4 चीज़ें हैं। अगर हमारा वोल्टेज एंड लोड एंगल दिया हुआ है तो ये जो है स्लैक बस होंगी, जिसमें कि ये जो है स्पेसिफाई होंगे, जो हम जानते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, पावर और मतलब क्यू, मतलब रिएक्टिव पावर हमें फाइंड करना है। अगर एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दिया है तो हमें वोल्टेज और लोड एंगल फाइंड करना है। एज वेल एज अगर हमारे पास पावर और वोल्टेज दिया है तो हमें क्या फाइंड करना है, रिएक्टिव पावर एंड लोड एंगल फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि 2 चीज़ें दी होती हैं और 2 चीज़ नहीं दी होती हैं। तो ये जो मतलब टाइप की बसेज होती है ना, अगर मान के चलिए जहाँ पावर हमें मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो ये हम जनरेटर बस बोलेंगे, और हमें फाइंड आउट क्या करना रहेगा, क्यू एंड डेल्टा में फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये हमारी होंगी बसेस, 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले 1 आफ्टर 1 इस बसेस को हम देख लेते हैं, लोड बस और पीक्यू बस। तो जब बसेस एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर आर स्पेसिफाइड, जिसमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, देखिए जहां हमें एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर पता होता है उसे हम लोड बस बोलते हैं। इसमें वोल्टेज और डेल्टा जो लोड एंगल है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, लोड एंगल फेज एंगल वही होगा, तो आपको फाइंड आउट करना रहता है, बी कैलकुलेटेड। और जो लोड बसेज होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ बसेज आर मोस्ट कॉमन एंड कंप्राइजिंग 80% ऑफ बसेज जो होती हैं ना वो लोड बसेज होती हैं। इट्स ऑल अबाउट लोड बसेज। देन आफ्टर जनरेटर या पीवी बसेज, हमने बोला ना, जो ये बसेज होती हैं इसमें हमें वोल्टेज और मतलब पावर दिया होता है, हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, रिएक्टिव पावर एंड फेज एंगल। और ये बसेज होती हैं पीवी बसेज के नाम से जानी जाती हैं, जनरेटर बस के नाम से जानी जाती हैं, यहाँ पे लिखा होगा। और ये बसेज होती है केवल और केवल हमारी ट्रांसमिशन लाइन में 3% दिखती है। एंड थर्ड बसेज जो होती है हमारी स्लैक बस होती है। स्लैक बस क्या होता है, द वोल्टेज एंड जो हमारा फेज एंगल होता है वो फाइंड होता है, मतलब हमें पता होता है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये टाइप की बसेस जो होती हैं, नॉर्मली दिस इज़ ओनली 1 बस ऑफ टाइप ऑफ गिवन इन द पावर सिस्टम, मतलब ये बहुत कम पाई जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 बस इज सेलेक्टेड एज अ रेफरेंस बस, मतलब जो जनरेटर बस होता है ऑन जनरेटर बस सेलेक्टेड एज अ रेफरेंस बस, इसे रेफरेंस बस के नाम से भी जाना जाता है, स्लैक बस।
जहाँ की द स्लेक बस जो वोल्टेज एंगल ऑन द मैग्नीट्यूड नॉर्मली जो 1 प्लस J0 पर यूनिट के बराबर होता है। जहाँ सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, जो पावर होता है डिलीवर और पावर जो हमारा रिएक्टिव पावर जो डिलीवर होता है वो निगेटिव क्वांटिटी होता है, लेकिन जो जनरेटेड पावर और जो हमारा रिएक्टिव पावर होता है जनरेटर एंड पे वो हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं कि कहाँ पे हमें निगेटिव क्वांटिटी देखने को मिलती है, कहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी देखने को मिलती है। देन आफ्टर हम बात करें तो दो टाइप के हम बसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स, देखिए बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स पढ़ेंगे जहाँ हम जेड बस बोलते हैं, जेड मैट्रिक्स, और अभी हम वाई मैट्रिक्स जेड मतलब एडमिटेंस हम मैट्रिक्स रखेंगे। तो ये जो होती हैं देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी पूछा नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चार टाइप की हमारी बसेस होती हैं। सबसे पहले जेड इम्पीडेंस मैट्रिक्स जेड बस बोलते हैं, जेड बस इक्वल टू वाई इन्वर्स बस हो जाएगा। मतलब अगर जेड बस हमें मालूम है तो वाई इन्वर्स करेंगे तो जानते होंगे कि इम्पीडेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है एडमिटेंस होता है, ठीक है। तो नाउ जेड बस इक्वल टू जब मैट्रिक्स में लिखेंगे तो मैट्रिक्स आपको लिखने आता है Z11 Z12 Z13 Z1n, मतलब ऐसे से डॉट करके लिखेंगे तो ये जेड मतलब n क्रॉस n का हमारा ये मैट्रिक्स है, n क्रॉस n बस मैट्रिक्स है जेड का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा डायगोनल एलिमेंट आर द शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट, जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है, और जो हमारा ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस है। अब आप सोचोगे कि मैं आपको यहाँ पे जब मैं मान चलो वीडियो देख रहे हो मेरा, और सोचोगे कि यहाँ पे ड्राइविंग पॉइंट क्या है, ट्रांसफर एडमिटेंस क्या है। अरे भैया ये कंट्रोल सिस्टम, हाँ कंट्रोल सिस्टम में था ना, हाँ कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़ते हो तो कंट्रोल सिस्टम की चीज़ें मैं यहाँ पे बताने लगूँ तो ये वन शॉट नहीं, ये लेक्चर भी नहीं, हमें लगता है कि कोई टीचर लेक्चर में भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ के आए हो। तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, राइट। तो जो जेड मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक होता है जब इसके एलिमेंट सिमेट्रिक होती है। जेड बस जो होता है फुल मैट्रिक्स होता है। जेड बस इज यूज फॉर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, मतलब जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है दोनों को एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, जेड बस की मतलब हेल्प लेते हैं। एज वेल एज टू मेथड होता है, मतलब हमें कभी भी हमें लोड फ्लो एनालिसिस करना है, फॉल्ट एनालिसिस करना है, तो एक जेड बस मतलब जो बस होता है जेड बस बिल्डिंग एल्गोरिथम मेथड होता है, और फैक्टराइजेशन ऑफ वाई बस हमारा मेथड होता है। सबसे पहले हम बिल्डिंग एल्गोरिथम मेथड पढ़ेंगे इम्पीडेंस मैट्रिक्स का। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो इसका एडवांटेज होता है कि एनी मॉडिफिकेशन ऑन द नेटवर्क डज नॉट रिक्वायर कंप्लीट रीबिल्डिंग। जब हम बिल्डिंग एल्गोरिथम मेथड फॉर बस पढ़ते हैं ना, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो नेटवर्क होता है वो रिक्वायर नहीं होता कि कंप्लीटली उसे रीबिल्ड करे तब एनालिसिस करे, ठीक है। ये जो हमारा जेड बस होता है मतलब जेड इम्पीडेंस जो मैट्रिक्स होता है ये बहुत ही इजीली कंप्यूटराइज किया जा सकता है। एज्यूम ओरिजिनल मैट्रिक्स एन मोड, एंड इसमें जो पर्पस जो होता है प्रपोज्ड ऐड न्यू एलिमेंट एट द टाइम, मतलब इसमें मॉडिफिकेशन जो होता है हम इजीली कर सकते हैं। एज वेल एज हम चार टाइप की मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। जेड जो हमारा जेड टाइप की बसेज या जेड मैट्रिक्स होता है, जैसे सबसे पहले मॉडिफिकेशन 1, मॉडिफिकेशन 2, मॉडिफिकेशन 3, मॉडिफिकेशन 4। देखिए चार टाइप की हमारा जेड बसेज बोलेंगे क्या बोलेंगे, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। या जेड बस बोल सकते हैं। तो जो हमारा जेड बस मॉडिफिकेशन चार टाइप का होता है। पहला जो होता है हमारा जो इम्पीडेंस होता है एंड एलिमेंट विथ इम्पीडेंस जेड कनेक्टेड टू बिटवीन द रेफरेंस, मतलब पहला ध्यान से देखिए चार टाइप का हम मॉडिफिकेशन करते हैं। पहला जो कनेक्टेड टू जो इम्पीडेंस होता है वो कनेक्टेड बिटवीन द रेफरेंस नोड एंड द न्यू नोड। पहला जो होता है रेफरेंस नोड न्यू नोड में ऐड करके हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, कनेक्टेड बिटवीन द जो हमारा इम्पीडेंस होता है कनेक्टेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग नोड एंड न्यू नोड, एग्जिस्टिंग नोड आई से और जो न्यू नोड है n प्लस आई से। तीसरा जो हमारा मॉडिफिकेशन होता है कनेक्टेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग नोड एंड रेफरेंस नोड, ठीक है। चौथा जो हमारा होता है जेड बस मॉडिफिकेशन, वो जो होता है कनेक्टेड बिटवीन एग्जिस्टिंग नोड आई एन जे। देखिए यहाँ से तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इससे एक्सप्लेनेशन जब हम नीचे देंगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है। तो वन आफ्टर वन बाई वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रूल 1। तो रूल 1 जो है मतलब जो फर्स्ट टाइप की मॉडिफिकेशन है उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा इम्पीडेंस मैट्रिक्स होता है कनेक्टेड बिटवीन द रेफरेंस नोड एंड न्यू नोड। देखो ये हमारा एन बस सिस्टम है, देखो यहाँ हमारा एन बस सिस्टम है जिसमें कि हमारा सबसे पहले एन बस 1 एन प्लस 1 नोड है, और रेफरेंस नोड के बीच में जब हम जेड बस कनेक्ट करते हैं तो ये पहली टाइप की मॉडिफिकेशन होता है। और इस मॉडिफिकेशन में जब हम जेड न्यू निकालते हैं तो जेड ओल्ड, और जो हमारा केवल हमारा और जो एलिमेंट होता है वो जीरो होता है, जो नीचे वाला एलिमेंट होता है वो जो जेड के बराबर न्यू जेड न्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही लिखा होगा, मतलब आपके एग्जामिनेशन पे तो अभी पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो कंसिडर द एन इम्पीडेंस जेड इज कनेक्टेड बिटवीन द रेफरेंस नोड एंड न्यू नोड। रेफरेंस नोड आपने देखा कि नीचे है, ये रेफरेंस नोड हो गया, ठीक है, और ये हमारा न्यू नोड हो गया n+1। एडिशन ऑफ बस विल बी इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ द बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स बाई 1।
जो हमारा बस का मतलब ऑर्डर है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये मॉडिफिकेशन जो होता है जेड बस मॉडिफिकेशन इज़ गिवन बाय, जो हमारा मतलब n+1 से हमारा क्या होता है, न्यू बस की जो ऑर्डर है वो बढ़ जाता है। तो फर्स्ट टाइप का मॉडिफिकेशन होता है। इस पे मतलब एग्जांपल होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक ही ट्यूशन नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ गेट में इसका एग्जाम्पल्स आते हैं। जब मैं बुक्स पढ़ रहा था तो उसमें गेट्स में ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको जेड बस वाई बस क्या होता है इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। दूसरा दो टाइप का मॉडिफिकेशन होता है, ऐड एन एलिमेंट जेड इम्पीडेंस कनेक्टेड बिटवीन एन एग्जिस्टिंग नोड। जो एग्जिस्टिंग नोड है न्यू नोड के बीच में, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग नोड ये हो गया जेड बस एन बस के सिस्टम में, और ये n+1 बस हो गया। जब इसको करेंगे तो जेड न्यू निकालेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स इम्पीडेंस है। इसमें क्या हो जाएगा, जो जेड बस ओल्ड है उसमें जेड जो आई हम न्यू निकाल रहे हैं उसका ट्रांसपोज करके, और यहाँ पे जो मतलब जो लास्ट एलिमेंट है जो हमारा ओल्ड बस और प्लस न्यू बसेस जो आया उसको जब हम इस टाइप की मैट्रिक्स बनाते हैं ना तो सेकंड टाइप का मॉडिफिकेशन होता है। तो जितना यहाँ पे आपके 82 सिलेबस में है ना, अगर इतना भी आप जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ अगर इतना भी लिख देते हो तो अगर जेड बस आता है तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप साथ में 6 नंबर तो पा ही लोगे। ये 7 में 7 तो मैं भी आज तक नहीं पा पाया, तो मैं नहीं जानता हूँ। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि आप 7 नंबर कैसे पाते हो। कुछ लोग मतलब हमारे क्लास में 60 नंबर पाने वाले हैं, लेकिन जब उनसे पूछो ना तो वो बताते नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नहीं पाया हूँ, मैं भी पाया हूँ, बहुत बार पाया हूँ। डिप्लोमा में मतलब 90% 95% भी मार्क्स हम पाए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैं EKTU में कभी 60 नहीं पा पाया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे से कहाँ गलती होती है कि मैं 60 क्यों नहीं पा पाता हूँ। देखते हैं, हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ मैं बदलाव करता हूँ। जैसे मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, थर्ड सेमेस्टर में मैं थोड़ा कॉपी अच्छे से लिखा तो मेरा 8.4 कुछ CGPA था क्या, 8.400 कुछ CGPA था शायद, 8.4 ही CGPA था। अब फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा मॉडिफिकेशन और किया तो और घट गया यार, 8.39 हो गया, शायद 8.3 हो गया। और थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में तो 8.96 हो गया। अब आगे मॉडिफिकेशन करने में मुझे डर लग रहा है कि समझ रहे हो ना, आगे फिर से मॉडिफिकेशन में किया क्या बोलते हैं सिक्स सेमेस्टर में, तो ये ना हो कि 8.9 आया है तो 8 ना आ जाए। लेकिन मॉडिफिकेशन बदलाव जो है संसार का नियम होता है, बदलाव तो मैं करूँगा क्योंकि देखता हूँ 8.9 से कभी भी मैं अपने आप को, देखिए ज़िंदगी में अपने आप से अपने, देखो हिंदी में लिख रहा हूँ, ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूँ बीच में मतलब मोटिवेशन, क्योंकि मेरे लिए भी इम्पोर्टेंस है। ज़िंदगी में कभी भी कंपटीशन करना है मेरे दोस्त तो अपने आप से करो, क्योंकि आप अपने आप से कंपटीशन करोगे तो हर एक स्टेज पे जीतोगे, लेकिन दूसरे से करोगे तो आप ज़िंदगी में हमेशा कंपैरिजन करते ही रह जाओगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर मैं 8.4 लाया हूँ तो 8.4 से अधिक लाने की मैं हमेशा मतलब रेस में रहता हूँ। लेकिन 8.3 आ गया कोई बात नहीं, लेकिन अगेन मैं रेस में रहा, 8.9 आ गया इस बार, फिर इससे मैं अधिक ही लाने की कोशिश करूँगा। अगर कम आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिक आया तो मेरे लिए वो बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप किसी भी फील्ड में कंपटीशन करते हो ना, सबसे पहले अपनी कमियां देखो, वेयर यू हैव मतलब डिफॉर्मिटीज़, कहाँ आपकी कमी है, कहाँ किस कमी पे आप काम करोगे तो आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अपने आप को चेंज नहीं, आपको इम्प्रूव करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स विच यू ऑल्सो नीड टू डू, कि अगर आप इस सेमेस्टर में 6 पा रहे हो, 6 CGPA 7.7 पा रहे हो, या वट एवर द CGPA, वट एवर द थिंग यू आर अचीविंग इन योर लाइफ, द नेक्स्ट डे you need to enhance whatever that right now you are. Well, so this is all about the second modification, third मतलब सेकंड जो पहला टाइप का हमने रूल बताया, दूसरे टाइप के रूल में जब आप करेंगे तो आगे जब ये जेड ओल्ड हम निकालेंगे और जैसे हमने बताया इसका ट्रांसपोज लेंगे, मतलब जो हमारा जेड न्यू बस है, और फिर से दोनों का मतलब ऐसे लिखेंगे, और लिखने के बाद जो हमारा लास्ट में जो लास्ट एलिमेंट होगा उसमें जो हमारा जेड बस ओल्ड है न्यू को ऐड करेंगे तो हमारा सेकंड टाइप का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जेड आई इज़ द आइथ कॉलम ऑफ द जेड बस एंड जेड टी जो ट्रांसपोज है हमारा आइथ कॉलम का जो हमारा जेड बस है। तो ये सब चीज़ आप समझ के अपने से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ लिखा है मैं वही समझा रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। सबसे लास्ट में जो हमने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस मतलब सिलेबस में वो है आपका गॉस सीडल मेथड एंड न्यूटन रैप्सन एंड फास्ट डिकपल मेथड। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अभी तक 23 मिनट हो गया, आई थिंक इस वीडियो को 40 मिनट तो लगेंगे ही, 40 मिनट 35 मिनट लगेगा। ठीक है, तो थर्ड टाइप का मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं जेड बस का। तो ये क्या होगा, जब हम एग्जिस्टिंग नोड, आपका एग्जिस्टिंग नोड जो है ये एग्जिस्टिंग नोड कह सकते हैं, और रेफरेंस नोड, जो एग्जिस्टिंग नोड और रेफरेंस नोड के बीच में अगर जो हम इम्पिडेंस ऐड करते हैं वो थर्ड टाइप का मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ऐड द एलिमेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग नोड आई एंड द जो फिक्टिशियस नोड, मतलब हमारा एग्जिस्टिंग नोड और जो एग्जिस्टिंग नोड एंड बिटवीन क्या है
रेफरेंस नोड, उसके बीच में जब हम अपना जेड बस मतलब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दिस मॉडिफिकेशन डायमेंशन जो होता है वो n+1 का इंक्रीज़ हो जाता है। एंड देन वी नीड टू फाइंड द जेड बस, मतलब जेड बस इस फार्मूले का यूज करके, जहाँ जेड एंड के इक्वल टू 1 टू n है, हम क्या करते हैं, साइज ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ, मतलब इसमें जो होता है, आपने सेकेंड टाइप मॉडिफिकेशन में देखा कि आपका जो ऑर्डर है वो 1 से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें जो साइज ऑफ मैट्रिक्स विल नॉट चेंज्ड बिकॉज ऑफ नो न्यू नोड एडेड। कोई नो न्यू, मतलब कोई भी न्यू नोड ऐड नहीं किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाए, जो एग्जिस्टिंग नोड है और जो रेफरेंस नोड है उसके बीच में हम जेड बस इंपीडेंस ऐड कर रहे हैं, कोई नया हम इंपीडेंस ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। देन हम फोर्थ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द, जो हमारा जेड बस है वो दोनों एग्जिस्टिंग नोड के बीच में हम कनेक्ट करेंगे। जो हमारा आई बस हो गया, जेड बस, मतलब आई जो हमारा बस नहीं कहेंगे, नोड हो गया, आई नोड और जे नोड के बीच में जब हम अपना इम्पीडेंस सेट करेंगे तो हमारा जेड न्यू जो होगा, जेड ओल्ड, एंड जो रो जे माइनस रो आर एंड कॉलम जे माइनस कॉलम आर। उसके बाद ये जब ऐसे टाइप के मॉडिफिकेशन करते हैं फाइनली मैट्रिक्स, देखिए इसका मतलब कैसे आता है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको डिटेल में जाके आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। AK2 में आपका इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है ताकि आप समझ सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर, मतलब सिलेबस है, सिलेबस में इतना नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट जेड बस। अब हम पढ़ते हैं बस एम्बिडेंस एडमिटेंस मैट्रिक्स, जिसको कि वाई बस के नाम से जानते हैं। देखिए वाई बस क्या होता है, तो वाई बस क्या होता है, वाई बस जेड बस अपने पढ़ा, तो वाई बस क्यों आया एग्जिस्टेंस में। इन पावर सिस्टम बर्ड एडमिटेंस, जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स होता है, रिप्रेजेंट द नोडल एडमिटेंस ऑफ द वेरियस बसेज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ईच बस कनेक्टेड टू वेरियस बसेज। देखिए इसका इंपॉर्टेंस ये है ना, सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो हमारा जो एडमिटेंस मैट्रिक्स इज यूज एनालिसिस द डेटा दैट इज नीड इन द लोड फ्लो पावर स्टडी बसेज। इस एक्सप्लेन द एडमिटेंस एंड द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क एंड फॉलोइंग एडवांटेज। देखिए इसके कुछ, हमारा जेड बस जो है, जेड बस इसका एडवांटेज है। सबसे पहला जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, एज वेल एज जो हमारा मतलब जो ये मैट्रिक्स होता है, जेड बस जो होता है, ये इसका जो होता है ना, डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एडमिटेंस मैट्रिक्स इज वेरी सिंपल, एज वेल एज जो फॉर्मेशन ऑफ बसेज होता है एडमिटेंस मैट्रिक्स का, वो जो होता है बहुत इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पार्सिस मैट्रिक्स, जो स्पार्सिस मैट्रिक्स क्या होता है, केवल डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो मतलब हमारे डिजिट में होते हैं, अदरवाइज जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। तो जब हम स्पार्सिटी मैट्रिक्स, ये जो हमारा एडमिटेंस मैट्रिक्स होता है, इसी कारण ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस जो है हमारा जो होता है कंप्यूटर में, ये रिक्वायर्ड होता है और बहुत ही इजीली जो है इसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ वाई मैट्रिक्स, मतलब एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो एडमिटेंस मैट्रिक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या जानते हैं, वी इक्वल टू आई आर, जानते हैं ना, वी इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। तो 1/r को हम वाई के, मतलब 1/z को हम वाई जानते हैं, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एडमिटेंस इंटू वोल्टेज। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वेयर आई इज द करंट ऑफ द बस इन द वेक्टर फॉर्म, वाई इज द एडमिटेंस मैट्रिक्स एंड वी इज द वोल्टेज ऑफ द बस। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ये समझ लेंगे तो एक न्यूमेरिकल इस पर मैं समझाऊंगा, आपको न्यूमेरिकल भी समझना है और एग्जाम में करना है। तो देखिए ये वाई बस है, वाई बस 1 2, वाई बस 1 3, वाई बस 2 3। तो सबसे पहला ये हमारा फर्स्ट बस है, सेकंड बस है, थर्ड बस है। तो इस बस से देखिए एक y1 कनेक्ट है, y12 कनेक्ट है, y13 कनेक्ट है, ठीक है ना। फिर से मैं समझाता हूँ, जो हमारा 1 बस है, बस नंबर 1, इससे हमारा y1 y12 y13 कनेक्ट है। जो हमारा बस नंबर 2 है, इससे y2 y12 और y23 कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हमारा 3 आप बस देख सकते हैं, तो इसलिए इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 बनेगा। हम कैसे इसका मैट्रिक्स बनाते हैं, सबसे पहले आई इक्वल टू, आपने देखा आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू वी। तो वाई I1 I2 IN, मतलब IN तक हम लिख सकते हैं, एज वेल एज 1। जब हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो आप मैट्रिक्स तो लिखना जानते होंगे, अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 2 3 1 1 1 2 1, मतलब 1 3, एंड एज सोन एज हम जो है मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर हमारा वोल्टेज 1 वोल्टेज 2 वोल्टेज n तक हो गया। तो ये तो हमारा मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, जैसे ये फिगर दिया हुआ, फिगर के लिए हमें अगर मैट्रिक्स बनाना है तो 3 हमारा बस दिया हुआ है, तो 3 × 3 का हमारा क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। सबसे पहले आप y11 लिखते हैं, ठीक है ना, y11। तो y11 देख सकते हैं, ये हमारा y11 है, ये हमारा y11 मैट्रिक्स है। इससे कौन कौन सा कनेक्ट है, y1 y13 y12, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा y11 है, यहाँ पे y1 y12 y13 लिखा, ठीक है। और जो हमारा y22 बस है, देखिए y22, जो हमारा y22 बस है, y22 ये किससे किससे कनेक्ट है, y2 y12 y23 से कनेक्ट है।
तो यही यहाँ पे लिखा है कि जो y2 हमारा बस है वो y22 y2 y12 y33 y23 से हमारा कनेक्टेड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि मैं समझा पाऊँगा। अगर कोई समझा रहा हो यूट्यूब पे तो आप चले जाओ, क्योंकि मैं अगर मेरे पास अगर मतलब स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं कोशिश करता कि लिख के समझाऊँ, लेकिन यहाँ पे मैं मजबूर हूँ, लिख के नहीं समझा सकता हूँ। और मेरे पास मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ, मेरे पास मतलब मैंने लैपटॉप तो ख़रीद लिया है, लेकिन उसके लिए मुझे एक पैड ख़रीदना पड़ेगा, और पैड ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। तो जब मेरे पास वंस आई गेट द मनी फ्रॉम माय चैनल, अभी कुछ बहुत ज़्यादा मतलब आप जानते हो कि जनवरी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन पैसा कमाना मैं शुरू में समझता था बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि 10 दिन में $1 भी नहीं कमा पाता हूँ। लेकिन जब एग्जामिनेशन होता है तो एक दिन में भी $1 कमाता हूँ। देखते हैं कब $100 होता है, कब पैसा आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा इन्हेंस करूँ। जैसे मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी बताऊँ, वीडियो में पहले ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं था, पीपीटी फॉर्म में नहीं बनाते थे। डे बाय डे मैं अपने वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ विद द लो रिसोर्सेज। एनीवे, मेरा मानना है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ कि हम वाई मतलब मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इम्पीडेंस मैट्रिक्स, जिसमें कि हमारा जो 3 मैट्रिक्स मतलब 3 बसेज है 1 2 3, इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा 3 × 3 का होगा। तो यहाँ पे जब हम y11 लिखते हैं तो सबसे हमने बताया कि y11 से जितने बस कनेक्टेड होते हैं उसको लिखते हैं, यहाँ हमने लिखा। y22 से जितने कनेक्ट होते हैं हमने लिखा यहाँ पे, y33 से जितने कनेक्ट होते हैं लिखा। और जो हमारा y1 देखो, जो हमारा y12 मैट्रिक्स होता है वो जो होता है y-y21 के बराबर होता है। वैसे ही y32 जो मैट्रिक्स होगा वो माइनस होगा y23 के मैट्रिक्स के बराबर। ये अब तो मैथ में पढ़ते आओगे ना, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, जो हमारा y1 - 2 ये -2 के बराबर होगा, तो ये हमारा मैट्रिक्स जो होता है यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा। द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ y जो एडमिटेंस मैट्रिक्स होता है इज नॉन एज सेल्फ एडमिटेंस मैट्रिक्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज नॉन म्यूचुअल एडमिटेंस, मतलब म्यूचुअल एडमिटेंस के नाम से हम जानते हैं। इट्स ऑल अबाउट y मैट्रिक्स। जितना जेड मैट्रिक्स के बारे में मुझे मालूम था उतना मैंने समझाया, y मैट्रिक्स के बारे में बहुत अच्छा समझाया। एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 3 बसेस दिया हुआ है, बस 1 बस 2 बस 3। सबसे पहले हम इसको मतलब सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें y बस निकालना है, उसके लिए आप 3 ऑर्डर का 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो आप मैट्रिक्स सब जानते हैं कि y11 y12 y13 इस तरह से हम मैट्रिक्स लिखे। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, y11 फाइंड करना है, y22 फाइंड करना है, y33। तो y11 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो y11 फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि y11 जो होगा बाई डिफ़ॉल्ट -y2 के बराबर होगा, y13 जो है -13 के बराबर होगा, y23 जो है इसके माइनस के बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें y11 देखना है, हमें y11 लिखना है। तो y11 लिखने के लिए जो हमारा y1 बस है वो y12 और y13 से कनेक्टेड है, वही लिखा है। y11 जो मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे y11 लिखने के लिए जो y12 बस एज वेल एज y13 ये बस जो है y11 से कनेक्ट है। तो इसका जितना वैल्यू है, इसका जितना वैल्यू है, यहाँ पे हम लिखेंगे y12 का वैल्यू हमने लिखा 0.2 प्लस इतना, फिर y13 का वैल्यू हमने लिखा ये जो वैल्यू दिया है, और दोनों को ऐड कर लिया। तो जब पोलर फॉर्म में होता है, ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम ऐड करते हैं, और जो मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में करते हैं, और पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा फाइनली जो है y11 की वैल्यू हमारा 0.3 प्लस j 0.7 के बराबर आएगा। वैसे ही y22 की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए y12 और y23, देखो जब हमें y22 की जो हमारा बस नंबर y22 हमें फाइंड करना है, तो y22 किससे कनेक्ट है, y12 एज वेल एज y23, देखो y23 से कनेक्ट है, तो y22 बराबर y23 y12 के बराबर हो जाएगा, जिसका इसका वैल्यू दोनों को लिख के हम जब ऐड करेंगे, भैया देखो मतलब मैं अपने तरह से पूरा कोशिश कर रहा हूँ यार, समझ में आ जाए। अब आप लोग प्लीज़ फीडबैक देना, अगर ना समझ में आए तभी भी देना यार, ताकि मैं थोड़ा कोशिश करूँगा और समझाने की, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वीडियो का लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए बोला, उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही आप लोग फीडबैक दो, ठीक है। तो y22 जो है, y22 का हमने वैल्यू लिखा, ऐड किया, तो y22 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली वैसे ही हम y33 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो मेरे दोस्त, जो y11 की वैल्यू हमारी जो इतनी आई है 0.3 0.7, हमने y11 के वैल्यू रखा, फिर y22 की जगह पे y22 का वैल्यू रखा, y33 की जगह पे y3 रखा। अब जो है y12, यहाँ पे जो y12 की वैल्यू जो है 0.2 प्लस 0.04 है। देखो y12 की वैल्यू हमारी दी हुई है, y12 के जगह पर रखेंगे। अब y21 जो होगा उसको बस माइनस कर देंगे इसकी वैल्यू, तो हमारा y21 हो जाएगा। तो y21 आप देख सकते हो, y21 में हमने क्या किया, जो ये y12 की वैल्यू है इसको हमने निगेटिव बस कर दिया, तो
माइनस में y21 की वैल्यू हो गया। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। और ये न्यूमेरिकल 7 नंबर में आता है, सोच लो इतना आसान न्यूमेरिकल आप 7 नंबर। तो न्यूटन रैप्सन जो गॉस सिडल है ये भी आता है, ऑप्शन में ये भी आता है। तो मुझे तो लगता है ये करना आसान है न्यूटन रैप्सन से। अगर ऑप्शन में न्यूमेरिकल आता है तो मैं तो न्यूमेरिकल लिख करूँगा। और मैं पहले आप जानते हो न्यूमेरिकल से बहुत डरता था, लेकिन कहते हैं ना समय के साथ बदलाव आता है। मेरे अंदर बदलाव तो अब दिख रहा है, मैं भी न्यूमेरिकल के पीछे भाग रहा हूँ। क्योंकि थ्योरी लिखने में टाइम लगता है, एज वेल एज थ्योरी में मतलब क्या ही कह सकते हो, वी बोथ हैव अ इक्वल इंपॉर्टेंस। इट्स डिपेंड ऑन स्टूडेंट वेयर दे वांट टू गो थ्रू न्यूमेरिकल। एंड एक न्यूमेरिकल ज़्यादातर एक्टिव में होता है ऑप्शन में, और एक थ्योरी होता है। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब फाइनली हम जो समझाने जा रहे हैं, लास्ट जो थिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये 7 नंबर में हमने शुरू में ही स्टार्टिंग में बोला कि 7 नंबर गॉस सिडल मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड, फर्स्ट डिकपल मेथड, ये 7 नंबर में पक्का है, हर साल आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये हमें पढ़ने के लिए मैं कम से कम 3-4 बुक, 2-3 यूट्यूब चैनल, फिर क्वांटम, मतलब बहुत जगह से पढ़ा, लेकिन कहीं से मेरे को समझ में नहीं आया। जितना समझ में आया मैं समझाऊंगा, और फाइनली एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं रट के जाऊंगा और याद करूंगा, एग्ज़ाम में लिखूंगा। मेरे को एग्ज़ाम में बस मार्क्स से नीड है। मैं गेट की प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, मैं जिस चीज़ की प्रिपरेशन करता हूँ उस चीज़ में मेरे से आगे कंपटीशन आप कर सकते हो। ओके, सो नाउ इट्स नॉट माई मतलब ये मेरा फील्ड नहीं है कि मैं गेट का अभी प्रिपरेशन करूँ, लेकिन हाँ गेट का प्रिपरेशन करते हो तो भाई इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लोड फ्लो सॉल्यूशन क्या होता है? लोड फ्लो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो भी लोड फ्लो सॉल्यूशन को करते हैं टू सॉल्व नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। देखिए जो नॉन लीनियर अलजेब्रिक सॉल्यूशन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम इटरेशन मेथड का यूज करते हैं। एंड आर प्रीफर बिकॉज स्टेप सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने से हम नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। उसके लिए हम जो है नॉन लीनियर एल्गोरिथम मेथड का यूज करते हैं, जिसमें कि 3 मेथड होता है, गॉस सीडल मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड एंड फर्स्ट डिकपल मेथड। तो 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है गॉस सीडल मेथड पढ़ते हैं। गॉस सीडल मेथड, दिस इज द मेथड इज एन इटरेटिव एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग सेट ऑफ नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये जो होता है पहला मेथड है। और सबसे पहले इसका ड्रॉबैक बता दो, तो इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है और ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। जब एग्जाम में आएगा तो आप लिखेंगे कि जो टोटल करेंट इंटरिंग टू द केथ बस, मतलब इन बस या केथ बस ले रहे हैं, तो आई इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने बताया वाई और टी के बराबर होता है। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू मतलब आई इक्वल टू क्या होगा, अरे भैया वी इक्वल टू आई आर जानते हो, आई इंटू आर, ठीक है। वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। आर को हम जेड अगर लिखेंगे तो वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस हो जाएगा, आई इक्वल टू इम्पिडेंस इंटू वोल्टेज। तो यही हमने लिखा है कि आई इक्वल टू इम्पिडेंस इंटू वोल्टेज। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट बस के लिए लिखे तो आई के इक्वल टू क्या होगा, जितनी से बस कनेक्टेड है, वाई के वन वी वन, वाई के टू दूसरे बस के लिए वी टू, एज वेल एज वाई के एन बस के लिए वी एन। एंड समीशन में हम लिखेंगे तो आई इक्वल टू 1 से एन और वी के आई वी आई। अरे बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या ही समझाना है। उसके बाद अगर हम कम्प्लेक्स मतलब द कम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड करें केथ बस को, तो हमारा जो एक्टिव पावर होगा वो पी के, मतलब जो हमारा ये एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, हाँ ये हमारा अपरेंट पावर है। अपरेंट पावर इक्वल टू क्या होगा, एस के प्लस पी के प्लस जे क्यू के होता है। तो जब हम मतलब कम्प्लेक्स पावर लिखेंगे तो वी के इंटू आई के का मतलब इस पर कम्प्लेक्स टर्म आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे तो एस के का कम्प्लेक्स टर्म लिखेंगे, तो जब कॉन्जुगेट लिखते हैं तो हम जानते हैं कि जो प्लस साइन होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ से अब वी पे जो है कॉन्जुगेट आ जाएगा और आई के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम क्या करेंगे, आई के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आई के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे भैया मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था, जो मेरे को समझ में नहीं आता वही मैं काम करता हूँ कि आपको भी सरासर मुझे लगता है कि जहाँ मैं फंसता हूँ ना वहीं हर स्टूडेंट फंसता होगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कहाँ फंसते हो। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। आई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम आई के निकालेंगे। आई के इक्वल टू क्या हो गया, पी के माइनस जे क्यू के अपन वी के का मतलब बी के पे कंजुगेट हमने लगाया, आई के की वैल्यू निकाला, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें आई के इक्वल टू इतना, और यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट जो हमने ये माना है आई के इक्वल टू हमारा इतना है। दोनों को क्या करेंगे, दोनों का एल एच एस जो है आई के इक्वल है तो आर एच एस तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आर एच एस जो है मतलब ये जो है सभी बस को हमने समेशन किया, ये जो है 1/,
ये इतने के बराबर हो जाएगा 1/v के, जो 1/v के पर मतलब कंजुगेट p माइनस के जो हमारा ऊपर आया हुआ है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो ना वो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा है वोल्टेज एज केस बस वेयर pk एंड qk आर स्पेसिफाइड। pk और qk जो होता है एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर हमें दिया होता है, तो हम कैसे निकालेंगे, vk इक्वल टू 1/yk। अभी आपने देखा और अभी हमने निकाला, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कर रहे हैं कि जो हमें ये वैल्यू फाइंड है उसको आगे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो वी के इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, वी के इक्वल टू 1/y के पी के माइनस जे के, जो ये पी के माइनस जे के आया है अपन वी के ये आया हुआ है ना, और फिर से माइनस कर देंगे जो हमारा ये मतलब ये टोटल आया हुआ है समेशन में टोटल आया था ना, टोटल बस का हमारा ये हमारा टोटल बस का इतना आया होता है, इससे हम माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल वोल्टेज निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमें मतलब ये तो हमारा के बस के लिए आया, लेकिन अगर हमें बस 1 बस 2 बस 3 के लिए लिखना है तो जहाँ के की वैल्यू है वहाँ 2 रख देंगे, तो हमारी सेकंड बस के लिए हमारा वोल्टेज आ जाएगा, थर्ड बस के लिए वोल्टेज आ जाएगा। तो सेम एज इट इज़ हम जितने बसेज हैं उसके वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज एंड करंट ही हम फाइंड करते हैं नॉर्मली। वोल्टेज एंड करंट फाइंड करने के बाद हम इटरेशन मेथड, जो इटरेशन मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस मेथड इटरेशन मेथड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, गॉस सीडल मेथड से हम नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा कि इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग द वोल्टेज एट द एवरी स्टेप ऑफ द इटरेशन, अपडेटिंग कैरिड आउट एट द एंड ऑफ कंप्लीट। जब कंप्लीट इटरेशन करते हैं ना, तो हर एक स्टेप में हम जो इटरेशन मेथड का अपडेट करते हैं वो जो है हम कंप्लीट जब इटरेशन होता है उस समय हम क्या करते हैं, हम अपडेट करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज गॉस सीडल इटरेशन मेथड। जो गॉस सीडल मतलब मेथड होता है, इसका कन्वर्जन ये बहुत स्लो होता है और यही जो है इसका मतलब सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये हमारा ऑल अबाउट गॉस सीडल मेथड हुआ, जितना हमने समझ में आया। देखिए इसके बाद फ्लो चार्ट बन के आता है। देखिए आपको क्वांटम में चले जाना भाई, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ क्वांटम, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मैं जहाँ से पढ़ता हूँ उनको बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा एक्सप्लेन, मैं जो नहीं आता को एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। तो क्वांटम में चले जाना, और क्वांटम में ये जैसे हमने देखिए क्वांटम में आपका फ्लो चार्ट जो है न्यूटन मतलब जो फर्स्ट डिकपल का है नहीं दिया था, तो हमने इसको गूगल से लिया है। तो वैसे ही जो न्यूटन रेफसन मेथड है, न्यूटन रेफसन मेथड का भी मतलब फ्लो चार्ट है। तो आप फ्लो चार्ट वहाँ से देख के समझ लेना, क्योंकि वो मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा था मैं आपको क्या समझाऊँ, तो उसको मैंने नहीं लिया, आप देख सकते हो वो आता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं न्यूटन रेफसन मेथड। न्यूटन रेफसन मेथड क्या होता है, ये जो होता है पावरफुल मेथड होता है सॉल्विंग द नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। जहाँ पे स्टेप जो था स्लोअर हो रहा था, यहाँ पे फास्टर होगा। तो इट इज़ अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर लोड फ्लो सॉल्यूशन ऑफ द लार्ज नेटवर्क को बहुत ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा एपरेंट पावर जो है एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर के बराबर था। तो यहाँ से वी आई हम निकाले थे, वी आई इक्वल टू अभी हमने निकाला था आई के इक्वल टू क्या हमने निकाला था, वी आई इंटू समेशन ऑफ वाई के इंटू मतलब इतना हमने निकाला था। तो फाइनली हम क्या करेंगे कि जो हमारा समेशन लेंगे के इक्वल टू आई से एन। अभी हमने देखा कि के की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो हम फर्स्ट बस के मतलब वोल्टेज एंड करंट निकाल लेंगे। ऐसे ही के इक्वल टू आई टू एन रखेंगे, तो यहाँ से वी आई के आई, देखो वी आई के आई वाई के आई हमने लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे भैया, यहाँ पे हमने इसको मतलब समेशन से बाहर ले लिया एंड उसके बाद हमने क्या किया, डेल्टा के आई मतलब आई थिंक फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट में किसी यूनिट में लोड फ्लो एनालिसिस आप पढ़ते हो, सेकंड यूनिट में पढ़ते हो। ठीक है, शायद मैंने नहीं लिया है। तो वो एक मतलब एक डेरिवेशन होता है जहाँ से हमें समझ में आता है कि लोड फ्लो कंटिन्यूस लोड फ्लो सोल्यूशन होता है, वो समझ में आता है। ठीक है, तो वहाँ से ये डेल्टा आई माइनस के आई और थीटा के आई के बराबर होता है। शायद मैंने नहीं लिया है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कैसे मेरे छूट गया मैं वही सोच रहा हूँ। ओके, एनीवे यहाँ से हम समझते हैं कि हम पावर निकाल रहे हैं, पावर जो है आई बस का निकाल रहे हैं। तो यहाँ से समेशन लेंगे के इक्वल टू आई टू एन, और जो हमारा वी आई यहाँ पे आया है वोल्टेज के बस का, वी वाई जो है आई इंटू के, और यहाँ पे जब इसको हम मतलब कॉस में लिखना चाहेंगे तो कॉस डेल आई माइनस डेल के थीटा के आई के बराबर होगा। तो ये हमारा पावर जो होगा एक्टिव पावर के बराबर हुआ, समझ रहे हो ना, ये एक्टिव पावर का हमारा मतलब इक्वेशन हुआ। वैसे ही रिएक्टिव पावर का हम लिखेंगे तो बस साइन की जगह पे क्या हो, कॉस की जगह पे साइन हो जाता है। एक्टिव पावर में कॉस आता है और रिएक्टिव पावर में हमारा साइन आता है। तो हम दोनों इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें समझना होगा कि डेल पी आई इक्वल टू जो हमारा पी आई एस पी, जो एस पी क्या होता है स्पेसिफाइड, जो दिया होता है और जो कैलकुलेटेड करते हैं, अगर वो उसके बराबर हुआ तो आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू क्या होगा, स्लेक बस, आई इक्वल टू स्लेक बस हम नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा हम स्लेक बस नहीं लिखेंगे, हम डेल्टा पी आई निकालेंगे और डेल्टा क्यू आई निकालेंगे।
जो हमारा डेटा जो है स्पेसिफाइड होता है, एक तो स्पेसिफाइड होता है, एक हम कैलकुलेट करते हैं, अगर वो उसके बराबर आ गया तब तो हमारा पावर आ जाएगा, रिएक्टिव पावर। एंड मतलब जो हमारा रिएक्टिव पावर या जो एक्टिव पावर होता है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो मेथड ये है, इसे हम स्पेसिफाइड, एक तो दिया होता है कि इतना पावर है, मतलब एक तो कैलकुलेटेड करके निकालते हैं, यहाँ पे देखो कैलकुलेटेड करके एक दिया होता है, तो इनका जब डिफरेंस करके हम जो निकालते हैं, अगर इसके बराबर हुआ तो वो जो आई इक्वल टू स्लैक बस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जब हम एक्टिव पावर निकालते हैं वो स्लैक बस के बराबर हमारा नहीं होना चाहिए आई इक्वल टू, और जब हम रिएक्टिव पावर लेते हैं तो स्लैक बस और पीवी बस के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा, जितना चीज़ें मैंने पढ़ा बुक से, जितना समझ में आया, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ, ठीक है। तो यहाँ से एस पी इक्वल टू स्पेसिफाइड कैलकुलेशन एंड सी एल मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ से नाउ पी डेल्टा पी और डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एम एन एल मैट्रिक्स जो होगा डेल जो मतलब चेंज होता है जो लोड एंगल में और जो वोल्टेज में चेंज होता है उसके बराबर होता है। यहाँ से हम जो पावर एक्टिव पावर निकालते हैं, तो यहाँ से हमें दो चीज़ निकालना होता है, द ऑफ डायगोनल एंड डायगोनल एलिमेंट ऑफ द एच एन एम एल, जो एलिमेंट होता है इसका ऑफ डायगोनल एंड जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो निकालते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का हेल्प लेके, जो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 है, इसका हेल्प लेके हम मतलब क्या करते हैं, ऑफ डायगोनल एंड डायगोनल मैट्रिक्स निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले डेल और वी से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट डिटरमाइन बाय द इसी तरीके से, हाँ डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले हम किसके लिए, हम जो हमारा एच एलिमेंट है, जो एच एलिमेंट है इसका ऑफ डायगोनल एंड डायगोनल एलिमेंट निकालेंगे। तो जब हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकालेंगे तो एच आई के निकालेंगे, वो जो होगा सबसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ से समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट जो हम डेल्टा पी आई निकाले हैं, डेल्टा पी आई को जब हम डेल्टा क्यू के से मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है सबसे पहले मतलब डेल से हम क्या करेंगे, इसको पहली बार डेल से हम क्या करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू डेल क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वी से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, जो हमारा पहला इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट भैया कहाँ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ है, हाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जब डेरिवेट करेंगे तो फाइनली जो हमारा डेल्टा पी आई है, डेल्टा पी आई को डेल्टा जो क्यू के है, जो रिएक्टिव पावर है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वी आई के आई और साइन के फॉर्म में हो जाएगा। देखो पहले जो है जब इसको हम जो है मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखना भाई पीपीटी मतलब जो आपको मैं शेयर करूंगा उससे आप समझ सकते हो। जब क्यू आई से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कॉस जो होगा साइन में बदल जाएगा, ठीक है, साइन में बदल गया। और जब हम इसका डायगोनल एलिमेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जब हम डायगोनल एलिमेंट निकालना होगा तो हम जब इसको फिर डिफरेंशिएट करें तो कॉस क्या हो जाएगा, मतलब साइन जो होगा माइनस साइन से हमारा जो है रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि हम एक बार डेल्टा क्यू से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन था वो कॉस में चेंज हो जाएगा। और जो हमारा दूसरी बार में हम डायगोनल एलिमेंट निकालेंगे एच आई आई, तो डेल्टा पी आई अपन डेल्टा जो आई के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो ये इतने के बराबर आ जाएगा। आप कर सकते हो। एंड फाइनली जब करोगे तो ये मतलब ऑफ डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमने एच एलिमेंट के लिए निकाला, जब एन एलिमेंट को निकालना होगा देख सकते हो यहाँ पे के इक्वल टू नॉट इक्वल टू आई होगा। आप एक बार ज़रूर पीपीटी पढ़ना, पीपीटी पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब जैसे हमने एच एलिमेंट का ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकाला, वैसे ही हम एन का निकालेंगे। जब एन का निकालेंगे तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे वोल्टेज और मतलब पहला जो है डेल के रिस्पेक्ट में। देखो मेरे दोस्त यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं जानता हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि खुद मैं भी जब पढ़ रहा था मेरे को समझ नहीं आया। शायद मैं समझाने में उतना काबिल नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसको लिख के समझा सकते हैं। क्योंकि देखो एक बार मुझे जूम इन जूम आउट करना पड़ रहा है, जब तक जूम इन जूम आउट करूँगा मेरे को समझाने में दिक्कत होगा। बस एक बार फिर समझो कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सबसे पहले डेल से हम डिफरेंशिएट किए हैं एच मतलब डेल्टा एच का ऑफ डायगोनल एलिमेंट। दूसरा जो है हम वी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए हैं। तो देखो पहला जो है हम डेल के रिस्पेक्ट में, दोनों जो है डेल की रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एच एलिमेंट के हम क्या करना है, डायगोनल ऑफ डायगोनल निकालने के लिए। दूसरे हम वी के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे कॉस ही हो जाएगा और दूसरा जो होगा हमारा साइन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो आप करके देखना एक बार, आप एक बार पढ़ना, करके देखोगे डिफरेंशिएशन तो इतने के बराबर आएगा। एंड सिमिलरली जैसे हमने डायगोनल जो है एच और डायगोनल जो है एम का हमने डायगोनल एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकाला, सेम एज इट इज़ जो हमारा एम और एल एलिमेंट है उसका डायगोनल एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे सेम एज इट इज़। तो ये हमारा हुआ
न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड जो है, न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूटन रैप्सन मेथड का हमने एडवांटेज बताया कि इसका जो है एडवांटेज है कि बहुत फास्टली हम क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेशन करते हैं। ये पावरफुल मेथड होता है सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन। लास्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ द टुडे दिस यूनिट इज़ न्यूटन द फास्ट डिकपल मेथड। जो फास्ट डिकपल मेथड होता है, नाम से क्लियर है, ये न्यूटन रैप्सन मेथड से भी फास्ट होता है। तो एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन न्यूटन रैप्सन मेथड पे ही बेस्ड है। वेयर ट्रांसमिशन लाइन जो x/r के रेशियो में होना चाहिए, न्यूटन रैप्सन जो होता है कुड बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो फर्दर सिंप्लीफाइड कैसे करते हैं, अभी आपने न्यूटन रैप्सन में देखा कि डेल्टा P डेल्टा Q जो है HN और ML या कुछ भी लिख सकते हैं, वो जो है डेल्टा लोड एंगल और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 1 हमने माना। तो यहाँ पे डेल्टा P जो है लेस सेंसिटिव टू डेल्टा V के बराबर होता है। लेकिन जब हम फास्ट डिकपल मेथड लेते हैं एंड मोर सेंसिटिव टू डेल के रिस्पेक्ट में मोर सेंसिटिव होता है। तो यहाँ से हमें मतलब इक्वेशन को देख के यही समझ में आ रहा है कि जो डेल Q है वो लेस सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू मतलब चेंजेस इन जो लोड एंगल है, एज वेल एज मोर सेंसिटिव टू डेल V है। तो यहाँ से जो हम मतलब फास्ट डिकपल मेथड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा एलिमेंट होगा n और j का, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। जब हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा ये जो होगा केवल 2 चीज़ें हम फाइंड करना होगा और ये न्यूटन रैप्सन मेथड से जो होगा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस जो डेल आई है वो आई के बराबर मतलब वो एक 1 के बराबर जो है, मतलब हम सपोज कर लेंगे। और साइन जो है डेल आई के हो उसको 0 के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे, तो ये चीज़ जो आप है थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ तो आपको कैसे समझाऊँ। तो ये जो पॉइंट है समझ लेना। लास्टली हम इसका बात करते हैं कि जो हमारा फास्ट डिकपल मेथड होता है वो जो होता है हमारा बहुत ही प्रैक्टिकल होता है और केवल 2 से 5 ही जो इटरेशन होता है उसका रिक्वायर्ड होता है फास्ट डिकपल मेथड से किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। और ये बहुत ही रिलेबल होता है न्यूटन रैप्सन मेथड से। और द स्पीड जो होता है 5 गुना होता है तेज़ न्यूटन रैप्सन मेथड से। एज वेल एज जो स्टोरेज जो होता है, जो स्टोरेज या रिक्वायरमेंट होता है 60% होता है, 60% ही केवल होता है न्यूटन रैप्सन। तो जब न्यूटन रैप्सन से केवल 60%, तो आप समझ सकते हो कि गॉस सीडल से कितना फास्ट है। इसलिए इसका नाम जो है फास्ट डिकपल मेथड। इसमें हम जैकोबियन मैट्रिक्स जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा उसका यूज़ करते हैं, सो दैट इसका कैलकुलेशन जो होता है और ही ईजिली हो जाता है और ये फिजिकली जो है जस्टिफेबल होता है एजम्पशन के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट मतलब फ्लो चार्ट न्यूटन रैप्सन मेथड का आपको क्वांटम में नहीं दिया है और न्यूटन रैप्सन मेथड अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो ये आपका गॉस सीडल है ना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो गॉस सीडल एंड न्यूटन रैप्सन मेथड है 2022-2023 लगातार 2 साल से 2022-2023 में लगातार 2 साल से ये दोनों आ रहे हैं। 2023-24 छोड़ो, 23-24 हाँ 23-24 हम दोनों साल से आ रहे हैं। तो 2025 में आने की पॉसिबिलिटी तो थोड़ा कम हो जा रही है, पर फास्ट डिकपल मेथड की आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो जा रही है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये फ्लो चार्ट हमने मतलब गूगल से लिया और आपको दे दिया। तो फ्लो चार्ट ज़रूर मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितना मैंने ये केवल आपको न्यूटन रैप्सन मेथड और फास्ट डिकपल मतलब न्यूटन रैप्सन मेथड और जो आपका गॉस सीडल मेथड का थ्योरी मैंने बताया, इसका फ्लो चार्ट भी आता है। फ्लो चार्ट जरूर ऐसे ही फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, ठीक है ना, कैसे मेथड होता है, कैसे सॉल्व करते हैं फास्ट डिकपल मेथड न्यूटन रैप्सन मेथड। तो ये सब आप क्वांटम से देख लीजिएगा, बुक से देख लीजिएगा। तो लास्टली जो हमारा मतलब न्यूटन रैप्सन मेथड का कैलकुलेशन क्या है कि ये जो जैकोबियन मेथड से यूज करते हैं और ये सेंसिटिव नहीं होता है किसी भी मतलब एलिमेंट से, और ये जो होता है बहुत ही ऑप्टिमाइज होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। एंड इसमें जो एक्टिव पावर होता है, इसको जो है बहुत ही आसानी से जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इट्स ऑल अबाउट योर सेकंड यूनिट। मुझे नहीं लगता कि सेकंड यूनिट आपको उतना दिक्कत हुआ हो समझने में। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो फास्ट डिकपल मेथड या न्यूटन रैप्सन मेथड, तो 2 चीज़ आप कर सकते हैं। देखो मैं आपको 2 चीज़ कह सकता हूँ, या तो आप रटो मेरे जैसे रटना पड़ेगा, या दूसरा जो है आप कोई गेट का सिलेबस जो गेट का कोर्स लिया वहाँ से पढ़िए या यूट्यूब से पढ़िए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।